तो साथियों चंबल नदी जो है वो काफी महत्वपूर्ण नदी है राजस्थान के संदर्भ में। जब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में तो चंबल के उपनामों से भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले तो भी हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं चंबल के जो उपनाम हैं उनके संदर्भ में। जब आप उपनाम की बात करते हैं तो चंबल को क्या क्या कहा जाता है? एक नाम इसका है चर्मणवती, चर्मणवती इसका नाम है। एक नाम इसका है कामधेनु। क्या नाम है साथियों इसका? कामधेनु इसका नाम है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं सदा नीरा, सदा नीरा भी कहा जाता है। इसे नित्य वाहिनी भी कहा जाता है, नित्य वाहिनी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ में इसे मालव गंगा भी कहते हैं, मालव गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पौराणिक जो ग्रंथ आपके हैं उनमें इसे चर्मणवती कहा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो यहां तक हमने बात कर ली है चंबल के उपनामों की। आगे हम बढ़ते हैं कि चंबल का उद्गम कहां से होता है और किस तरह से ये प्रवाहित होती है। चलिए साथियों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर कि जो नदी आपकी चंबल है इसका उद्गम कहां से होता है। तो देखो साथियों हम जानते हैं कि जो चंबल नदी आपकी है वो कहां से जा रही है या कहां से बहते हुए आ रही है। तो चंबल नदी जो आपकी है उसका जब प्रवाह क्षेत्र आप पढ़ेंगे तो चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका उद्गम होता है एमपी से। यह एमपी से कहां आ रही है? राजस्थान। और राजस्थान से यह यूपी में आपकी प्रवेश करती है। और यहां मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां इसका उद्गम हो रहा है महू क्षेत्र से। और उसके बाद ये राजस्थान के अंदर 6 जिलों में बह रही है। और 6 जिलों में बहने के बाद में यह यूपी के अंदर आपका जो है जो इटावा आपका क्षेत्र है वहां पर आपकी यमुना से मिलती है। अब यहां पर इसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो नदी आपकी चंबल है यह एमपी में कहां कहां से बह रही है। तो एमपी में इसका जो उद्गम है, उद्गम की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो एक पहाड़ी क्षेत्र आपका बड़ा ही प्रसिद्ध है और उसका नाम है जाना पाव पहाड़ी। कौन सा है? जाना पाव पहाड़ी। तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्गम जाना पाव पहाड़ियों से हो रहा है। और ये जाना पाव पहाड़ियां कहां आती है? महू एमपी के अंदर आती है। महू एक छावनी का क्षेत्र है, ये यहां आती है। अब ये नदी जो आपकी है वो महू से होते हुए कहां जा रही है? तो महू आपका जो क्षेत्र है वहां से यह बहते हुए इंदौर, उज्जैन क्षेत्रों से मंदसौर की तरफ जाती है। और मंदसौर के अंदर ही इस नदी पर क्या बनाया गया है? इस नदी पर आपका जो एक बांध बनाया गया जिसे हम कहते हैं गांधी सागर। क्या कहते हैं? गांधी सागर। और गांधी सागर जो बांध आपका है यह बांध चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम बात जब करेंगे कि चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो क्या बताया जाएगा आपका आंसर? गांधी सागर बांध, जो कहां आता है? मंदसौर एमपी में आता है ना। चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध, तो चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप बता देंगे कि इसका आंसर गांधी सागर। अब बात यह आती है कि इसका प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है और इस बात को लेकर कई सारा कंफ्यूजन रहता है। देखो साथियों नदी जो आपकी है यह एमपी से निकल कर आ रही है ना। और एमपी में हमने क्या बोला इसके लिए? आपका एमपी में आपका क्षेत्र था जाना पाव। अब ये यहां से निकल कर जब उत्तर की ओर बह रही है तो इसका प्रवेश जो है वो किस दिशा से होगा? तो हमारे राजस्थान में इसका प्रवेश हो जाएगा दक्षिण दिशा से। लेकिन कहां से होगा? तो जब बात करते हो कि कहां से इसका प्रवेश होगा तो ध्यान रखना आपको साथियों यहां पर आपका कि एक आपका जिला है हमारे यहां राजस्थान के अंदर, नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको ध्यान रखना है एक क्षेत्र पड़ता है आपका भैंसरोड़गढ़। क्या पड़ता है साथियों?
भैंसरोडगढ़ रावत भाटा वाला क्षेत्र आपका पड़ता है। तो रावत भाटा भैंसरोडगढ़ वाला जो इलाका है, ये नदी आपका राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है। कई बार आप लोग पढ़ते हैं कि चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़ में नहीं आता है। चौरासीगढ़ की जो स्थिति है वह भी बता देता हूं आप लोगों को कि जो चौरासीगढ़ आपका है, यह चौरासीगढ़ आपका मंदसौर में आता है। कहां आता है दोस्तों? मंदसौर एमपी में आता है चौरासीगढ़ का क्षेत्र। आप गूगल मैप जब करेंगे तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि हाँ, यह कहां आ रहा है, चौरासीगढ़ आपका मंदसौर के अंदर आ रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि यह आपकी जो नदी है, यह राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में आपका उत्तर की ओर बहती है। और ध्यान ये रखना है कि इसका जो प्रवाह क्रम चलेगा वो इस तरह चलेगा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, इसके बाद ऊपर जाएंगे तो सवाई माधोपुर, करौली और आपका आगे जाने पर धौलपुर। इन जिलों में बहने के बाद में यह नदी राजस्थान से बाहर आपका चली जाती है। और इसके बाद में यह नदी आगे बहते हुए कहां मिलती है? आगे बहते हुए साथियों मिलती है एक नदी जिसका नाम है यमुना। यमुना से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य जो बात यहां पर है वो बात क्या है? वह बात राजस्थान में प्रवेश की है। तो कहीं सारे लोगों का जो कंफ्यूजन होता है कि सब प्रवेश कहां से करती है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है? रावत भाटा जो क्षेत्र आपका है आपके चित्तौड़ के अंदर, वहां से इसका प्रवेश होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ के बात करते हैं कि इस नदी के ऊपर कई सारे आपके बांध हैं और उन बांधों में जो मुख्य बांध आपके हैं वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मुख्य रूप से इस नदी के ऊपर 4 बांध है। कितने बांध है दोस्तों? 4 बांध है। चारों बांधों की हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप देखें कि एक बांध जो है उसकी स्थिति बनेगी एमपी में। कहां बनेगी? एमपी में। और बाकी जो 3 बांध हैं उनकी स्थिति बनती है राजस्थान के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो एमपी वाला बांध है। अभी हम नाम पढ़कर आए थे कि एमपी के मंदसौर में आपका एक बांध बना है जिसका नाम है गांधी सागर। क्या नाम है साथियों? गांधी सागर बांध है। और गांधी सागर की विशेषता क्या है? गांधी सागर जो आपका है यह आपका चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है। दूसरा बांध जब ये एंटर करती है हमारे राजस्थान के अंदर तो चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है और इसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। क्या नाम है? राणा प्रताप सागर इसका नाम है और यह चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आता है। साथ ही इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है कि यह जो आपका बांध है, ध्यान रखिएगा कि यह बांध जो आपका है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। किसका बड़ा बांध है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ना, सबसे बड़ा बांध हम इसे कह सकते हैं। लेकिन बांध इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें आपका जो है बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, उस आधार पर ये बड़ा है। बाकी जो सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर बड़ा कोई हमारा बांध है तो वो कौन सा है? बीसलपुर है। कौन सा है साथियों? बीसलपुर है। इसका जो एरिया है, इस बांध का जो एरिया है साथियों ध्यान रखना, 113 वर्ग किमी। कितना एरिया है? 113 वर्ग किमी का इसका क्षेत्र है। और जब इसको बनाया गया था तो इसकी जो लागत आई थी वो आई थी 131 करोड़ रुपए। कितनी आई दोस्तों? 131 करोड़ रुपए। तो जब इसको बनाया गया था उस समय का यह सबसे सस्ता बांध है। उस समय का दोस्तों क्या है? यह सबसे सस्ता बांध है। तो ध्यान रखना, यहां पर मैंने 2 नाम आपके लिए हैं। एक नाम आपका मैंने लिया है साथियों, क्या? एक नाम लिया है मैंने आपका गांधी सागर और एक नाम मैंने साथियों नाम लिया है आपका दूसरा, और वो है आपका राणा प्रताप सागर। गांधी सागर चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है, जबकि आपका जो राणा प्रताप सागर है वह आपका राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, और अब हम चलते हैं अगला जो हमारा बांध है उसकी तरफ। जो नेक्स्ट हमारा बांध आ रहा है वह बांध कौन सा है? कोटा के अंदर है। नाम है जवाहर सागर। क्या नाम है साथियों? जवाहर सागर। यह बांध कहां आता है? कोटा के अंदर आता है। इसी के साथ में ऊपर चलते हैं तो एक बांध और है जिसका नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है? यह भी आपका कोटा क्षेत्र में आता है। अब बात यहां पर ये बता दूं आप लोगों को कि जो 4 बांध बने हुए हैं, इन 4 बांधों में से आपको ध्यान रखना है कि इन 3 पर, गांधी सागर, आपका राणा प्रताप सागर और आपका जवाहर सागर, इन तीनों पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और साथ ही में एक बात मैं आपके साथ जोड़ दूं कि चंबल नदी पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है
जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हैं और तीनों पर बिजली का उत्पादन होता है। हालांकि बांध यहाँ 4 हैं, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है बिजली का वो किस पे हो रहा है? 3 पर हो रहा है। जो कोटा बैराज आपका है यह केवल एक सिंचाई बांध है, इसका हमें ध्यान रखना है। कोटा बैराज कैसा बांध है? एक प्रकार का सिंचाई बांध है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ चारों बांधों की बात अपनी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जो चंबल नदी आपकी है उसकी लंबाई को लेकर। तो लंबाई को लेकर भी संशय रहता है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, क्योंकि पुराने आंकड़े जो आपके साथियों हैं उनको यदि पढ़ रहे हैं तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो चंबल नदी आपकी है उसकी कुल लंबाई वर्तमान के अंदर 1052 किलोमीटर है। और यह 1052 किलोमीटर जो आपका है साथियों, ये आपका किसके अकॉर्डिंग है? तो 2017 की जो आपकी वाटर सर्वे रिपोर्ट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इसकी लेंथ कितनी है? 1052 है। जबकि अगर आप पुराने आंकड़े पढ़ रहे हैं तो पुराने जो आंकड़ा है या पुराना जो आंकड़ा है वो कितना था? तो पुराना आंकड़ा आपका है 966। कितना है? 966 आपका 966 किलोमीटर आपका है। इसमें से राजस्थान के अंदर जब बात करते हो तो राजस्थान में लंबाई कितनी थी? 135 किलोमीटर। लेकिन जो नवीनतम आपके आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग जब आप बात करते हो तो ध्यान रखना कि टोटल जो लंबाई आपकी है वो 1052 किलोमीटर है। और इस 1052 में से राजस्थान के अंदर जब आपसे बात करता है तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 322 किलोमीटर आपकी है। यानी कि सर्वाधिक लंबाई अगर आपकी देखा जाए तीनों राज्यों में तो वो कहां है? राजस्थान में है। इसके बाद जो स्थान है वो किसका है? एमपी का। और कितना स्थान है वो? 320। कितना है दोस्तों? 320 किलोमीटर आपका जो स्थान है वो किसका है? आपका एमपी का है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब आप कहेंगे सर ये तो कितना हुआ? ये तो खाली कितना हो रहा है? 642 हो रहा है। और बचा कितना? तो आप देखेंगे कि ज्यादा एरिया बच गया। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कहां जा रहा है? ये तो यूपी में जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो इंडिविजुअल आपका है कि हाँ इतने एरिया में तो ये बह रही है। लेकिन फिर क्या होता है कि आपकी जो नदी है चंबल, यह राजस्थान व एमपी के मध्य सीमा बनाती है। राजस्थान व एमपी के बीच सीमा बनाती है। तो इस सीमा की लंबाई भी ध्यान रखना कि ये जो सीमा आपकी बन रही है वो बन रही है 252 किलोमीटर की। अब आप टोटल प्लस करके और 1052 से निकाल देंगे तो जो भी आएगा वो किसका आ जाएगा? यूपी का आपका लंबाई आ जाएगी। तो ध्यान रखना राजस्थान में लंबाई कितनी आपके साथियों मिल रही है? 322 किलोमीटर मिल रही है। एमपी में लंबाई 320 है। और दोनों राज्यों के मध्य में सीमा कितनी बन रही है? 252 किलोमीटर की सीमा बन रही है। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लेते हैं बिंदु। यहां पर हमने बात की है कि ये जो आपकी नदी है वो क्या कर रही है? राजस्थान व एमपी के बीच में सीमा बना रही है। अब यहां पर जब आप सीमा की बात कर रहे हो तो कहां से कहां तक आपका जो है राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा बनती है उसकी बात कर लूं तो सीमा की जब आप बात कर रहे हो वो ध्यान रखिएगा। दोनों स्थान आपको लिखवा देता हूं। एक नाम है पलिया। जो पलिया आपका क्षेत्र है वो आता है सवाई माधोपुर में। पलिया कहां आ रहा है? सवाई माधोपुर में आ रहा है। और उससे लेकर आपका एक क्षेत्र है जिसका नाम है पीनाहट धौलपुर। और इस पीनाहट धौलपुर से ही आपकी जो नदी है यह नदी आपकी कहां जा रही है? यूपी में प्रवेश करती है। ये ध्यान रखना। तो पलिया सवाई माधोपुर से लेकर आपका पीनाहट जो धौलपुर वाला इलाका है उसके मध्य में कितनी लंबाई आपकी मिल रही है? 252 किलोमीटर की सीमा बन रही है एमपी और राजस्थान के मध्य। अगर हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि आपका जो एक क्षेत्र है वो पलिया और एक क्षेत्र आपका है पीनाहट। तो पलिया कहां आ रहा है साथियों? सवाई माधोपुर में। और जो पीनाहट है वो कहां आ रहा है? आपका धौलपुर में। और यहां पर आप देखेंगे कि क्या बन रही है? यह आपकी एक अंतरराज्यीय सीमा बन रही है। क्या बन रही है साथियों? अंतरराज्यीय सीमा बन रही है। तो वह नदी जो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा चंबल नदी किससे बनाती है? राजस्थान और एमपी से। इसके एक तरफ कौन है? राजस्थान। और दूसरी तरफ कौन है? एमपी। अब जो पीनाहट वाला स्थान आपका है इसके बारे में ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो पीनाहट वाला आपका स्थान है, इस पीनाहट धौलपुर से जो आपकी चंबल है यह राजस्थान से यूपी में प्रवेश करती है। राजस्थान से यूपी में
प्रवेश करती है, इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपका एक एक प्रश्न आराम से निकल सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे यहां से बढ़ते हैं और उसके आगे हम बात यहां करने वाले हैं कि जो चंबल नदी आपकी है, चंबल नदी पर ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर आपका एकमात्र क्या है, नदी अभ्यारण्य है। क्या है इसके ऊपर? एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। और इसी कारण से आपका जो एमपी गवर्नमेंट है, ठीक है, किसने? एमपी गवर्नमेंट। तो एमपी गवर्नमेंट ने यूनेस्को को, किसको साथियों? यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव भेजा किसको भेजा? यूनेस्को को। अब यूनेस्को को इसने क्या प्रस्ताव भेजा उसकी बात कर लेते हैं। देखो, यूनेस्को के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं क्लास के अंदर। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है ये? पेरिस, है ना। इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। अब इसने क्या आपका जो है एक प्रस्ताव भेजा है। इसने भेजा कि चंबल जो नदी आपकी है, जो चंबल नदी अभ्यारण्य पूरा आपका क्षेत्र है, इस चंबल नदी अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। यह प्रस्ताव किसने भेजा? शामिल किया जाए, यह प्रस्ताव किसने भेजा? तो ये आपका भेजा है आपके एमपी गवर्नमेंट ने। और किसको भेजा है? तो यूपी आपका यूनेस्को को भेजा है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, जो लोग साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ऑनलाइन, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर पढ़ाने में रह चुका है, तो आप लोगों के कमेंट में पढ़ नहीं पाया। बिल्कुल, जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगला बिंदु हम इसी में ले लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर अभी हमने जो बातें कर ली है, यहां पर अभी तक हमने जो बातें की है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या बातें यहां पर आपकी हो चुकी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि चंबल नदी की हम बात कर रहे हैं, और चंबल नदी के हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिए? उपनाम पढ़ लिए। चर्मणवती, कामधेनु, सदा नीरा, नित्यवाहिनी, मालव गंगा, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। इसके बाद में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहां कहां पर है? प्रवाह जो क्षेत्र आपका है उसकी अगर हम बात करें, बिल्कुल जय मां भगवती, तो एमपी, राजस्थान और यूपी के अंदर आपका है। एमपी के महू से निकलती है, उसके बाद में यह आपका जो है 6 जिलों में बहते हुए राजस्थान के आपका प्रवेश करती है यूपी में। और उसके बाद में अगर हम बात यहां करते हैं कि उद्गम का जो मूल बिंदु है वह कहां है? जाना पाव पहाड़ियां जो कहां आती है? महू एमपी में आती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये महू से आपका जो है इंदौर, उज्जैन और आपका मंदसौर में बहते हुए कहां जा रही है? राजस्थान की ओर बढ़ रही है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि उज्जैन बड़ा ही प्रसिद्ध आपका स्थान है, और उज्जैन के बारे में आप लोग जानते हैं। उज्जैन के बारे में क्या जानते हैं? तो महाकाल मंदिर है। और जो उज्जैन आपका शहर है वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ है शिप्रा पे। कहां बसा हुआ है? शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। तो ध्यान रखना, शिप्रा नदी भी आपकी जो है वो अपना जल कहां डालेगी? चंबल में डालेगी। कहां डालेगी? चंबल में डालेगी। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे यहां से बढ़ते हैं अपन। हमने यहां पर एक बात और की कि आपका जो मंदसौर एमपी है उसके अंदर क्या बना हुआ है? इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर। यह आपका जो है चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जानापाव से निकलने के बाद उत्तर की ओर ये बहते हुए आपका जो क्षेत्र राजस्थान का रावत भाटा, वहां से यह प्रवेश करती है किसमें? यह प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। और उसके बाद ये आपका जो है, मैं यहां लिख देता हूं, चित्तौड़ क्षेत्र। चित्तौड़ के बाद आपका कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद आपका सवाई माधोपुर वाला इलाका, और सवाई माधोपुर के बाद करौली वाला क्षेत्र, और करौली के बाद में आपका जो स्थान है यहां पर धौलपुर वाला क्षेत्र। और धौलपुर में ही मैंने आपको एक नाम बताया था। क्या नाम बताया था जहां से जा रही बार? तो ये स्थान था आपका पीनाहट। क्या नाम था दोस्तों? पीनाहट। इस पीनाहट से ही आपका ये यूपी में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना। तो प्रवेश बिंदु और जो अंतिम बिंदु है उसका प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है चंबल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहां पर क्या पढ़ा कि चंबल पर आपके जो है साथियों कितने बांध है? चंबल पर बांधों की संख्या जब आपसे पूछी जाती है तो टोटल 4 हैं। कितने हैं साथियों? 4 हैं। राजस्थान में कितने ये पूछेगा तो आप बताएंगे
3 है। 4 जो आपके बांध है दोस्तों, उनमें से पहला अपन पढ़कर आए गांधी सागर, और गांधी सागर आपका कहां आ रहा है? गांधी सागर आपका आ रहा है कहां पे? मंदसौर में। और दूसरे हमने पढ़ा था यहां पर राणा प्रताप सागर, ये कहां आ रहा है आपका? तो राणा प्रताप सागर आपका आता है रावत बाटा चित्तौड़ के अंदर। फिर आपका जवाहर सागर कोटा के अंदर, या लिख देता हूं साथियों, ये दोनों कहां आ रहे हैं? कोटा के अंदर, कोटा बैराज। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर की, तो ये कहां आता है? चित्तौड़ के अंदर आता है। कहां आता है? चित्तौड़ के अंदर आता है। और राणा प्रताप सागर ही राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, जिसका एरिया मैंने बताया आपको 113 वर्ग किमी। जब इसको बनाया गया तो खर्चा कितना आया दोस्तों? 131 करोड़ रुपए का खर्च उस समय आया था, और उस समय के बांधों की तुलना में यह सबसे सस्ता बांध रहा है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। आगे यहां से बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात यहां करते हैं लंबाई। तो ध्यान रखना कि नवीन आंकड़ों के अनुसार 2017 की जो वोटर सर्वे रिपोर्ट है, उसके अनुसार इसकी लंबाई कितनी है? आपकी 1052 किलोमीटर आपकी लंबाई है। और उसमें से राजस्थान लंबाई कितनी है आपकी साथियों? तो 322 है। एमपी में लंबाई कितनी है? 320 है। और अगर हम बात करते हैं कि यह एमपी और राजस्थान के मध्य में कितनी सीमा बनाती है, तो 252 किलोमीटर बनाती है। जबकि जो पुराने आंकड़े आपके हैं, उन पुराने आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 966 किलोमीटर कुल लंबाई थी, उनमें से 135 कहां थी? राजस्थान में थी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। तो यहां पर मैंने बता दिया आपको कि यह राजस्थान और एमपी के मध्य में जो सीमा बना रही है, वो कहां से कहां बना रही है? तो वो बना रही है 2 स्थानों के बीच में। एक नाम है पलिया सवाई माधोपुर, और वहां से लेकर पीनाहट धौलपुर के मध्य ये सीमा बनाती है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब साथियों, मैंने एक और बात आपको बताई थी, हो सकता है कि इससे प्रश्न आपका एग्जाम में निकल कर आ जाए। ठीक है, कि यूनेस्को को प्रस्ताव किसने भेजा? तो यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा आपके एमपी गवर्नमेंट ने। किसने भेजा है? एमपी गवर्नमेंट ने भेजा है। और उसके बाद में जो है हम यहां से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां जब आप देखते हैं राजस्थान का मानचित्र और ये यूपी का मानचित्र आप देखें, तो यहां पर जो नदी बह रही है वो कौन सी है? इस क्षेत्र में यमुना। कौन सी है? यमुना है। और इस यमुना में राजस्थान से जा रही है कौन आपकी दोस्तों? राजस्थान से जाती है आपकी चंबल। तो चंबल और आपकी यमुना, मैंने बताया आपको साथियों कि ये जो आपकी नदी है चंबल नदी, ये चंबल नदी का जो अंतिम बिंदु है ये यूपी में है। कहां पे साथियों? यूपी में है। तो ध्यान रखना कि आपका एक क्षेत्र है मुरादगंज। क्या नाम है? मुरादगंज। ये कहां आ रहा है? इटावा। मुरादगंज इटावा यूपी क्षेत्र के अंदर आपका ये आ रहा है। यह नदी आपकी यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। इसका ध्यान रखना है। और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है ना? कैसे साथियों? साल भर बहती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सदा निरा या नित्य वाहिनी। सदा निरा या नित्य वाहिनी बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें और जोड़ देते हैं इसके अंदर। तो जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की चर्चा भी मैं आपसे कर लूं। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, इसकी जो सहायक नदियां हैं वे अरावली से भी आती है, और वे जो आपका विंध्याचल वाला क्षेत्र है, मालवा पठार का क्षेत्र है, वहां से भी आपकी आती है। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे यहां पर जो हम बात करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल प्रयास रहेगा, लेकिन अभी जो है क्लास का समय जो है थोड़ा कम मुझे मिला है, इसलिए यहां पर सहायक नदियां सारी नहीं करा पाऊंगा। कोशिश करते हैं फिर भी हम। तो देखो नाम यहां ले लेते हैं अपन। एक नदी जो आपकी है मुख्य, वो है बनास। तो राजस्थान में चंबल की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी आपकी है वह बनास है। जबकि आपका जो एमपी क्षेत्र है, वहां से आने वाली नदियों में काली सिंध है। कौन है दोस्तों? काली सिंध है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, तो जो सबसे पहले इससे मिलती है उसका नाम आपका ब्राह्मणी या बामनी है। इसे ब्राह्मणी या बामनी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न अभी ब्राह्मणी के नाम से आ चुका था, तो ध्यान रखना ब्राह्मणी या आपका बामनी के नाम से ही प्रश्न आपका पूछता है। अभी हाल ही में एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था। आगे यहां से बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। और इसकी जो नदियां हैं उनमें एक नाम आप पढ़ते हैं चाकण। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्तों? चाकण नदी पढ़ते हैं, जो बूंदी क्षेत्र में आपकी है। एक नाम आप पढ़ते हैं मेज। क्या पढ़ते हैं? मेज नदी पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, यह भी बूंदी क्षेत्र की विशेष आपकी नदी है। इसके बाद में हमने एक नाम पढ़ा था बनास तंत्र में सीप।
तो ध्यान रखना सीप जो आपका है वो रामेश्वर घाट के अंदर त्रिवेणी संगम बना रही है, पर ये सहायक नदी किसकी है? तो ये सहायक नदी आपकी चंबल की है, न कि बनास की है। ठीक है, आगे यहां से बढ़ते हैं। एक नाम और आता है इसमें, पार्वती। क्या नाम आता है दोस्तों? पार्वती। एक पार्वती आप पढ़ते हैं कहां पर? एक पार्वती हमने पढ़ी थी गंभीर में। कहां पढ़ी थी? गंभीर में पढ़ी थी। लेकिन यह पार्वती आपकी एमपी से आने वाली है और किसी सहायक नदी आपकी है? चंबल की आपकी सहायक नदी है। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। तो अभी की जो क्लास है उसमें हम इतना ही कर पा रहे हैं साथियों, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी का